नमस्कार, क्या बोलती दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। लॉकडाउन के बीच देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जहां मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहत पैकेज का ऐलान किया, तो वहीं बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए विस्तार से इस पैकेज की जानकारी दी। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लॉकडाउन झेल रहे देश की आर्थिक हालत सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया था। इसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने विस्तृत दृष्टिकोण दिया है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की पहल की है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को पीएम का आर्थिक पैकेज पर ऐलान आपने सुना। इस पैकेज पर फैसला समाज के कई सेक्शन, कई मंत्रालय और विभागों के बीच चर्चा के बाद लिया गया। उन्होंने कहा कि कई विभागों, मंत्रालयों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पैकेज पर चर्चा में शामिल रहे और समाज के कई वर्गों से बातचीत कर पैकेज को तैयार किया। He laid out a vision, a comprehensive vision. And that vision was laid out after wide and deep consultation with several sections of our society. And these discussions were held at various levels with various ministries and also gradually taken up to the level of the Prime Minister's office, and the Prime Minister himself has been spending considerable time to make sure that the inputs obtained are given due consideration and they form a part of the package that's being given to the country. वहीं इसके साथ ही सरकार ने ईपीएफ पर बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार अब अगस्त तक कंपनी और कर्मचारियों की तरफ से 12% प्लस 12% की रकम ईपीएफओ में जमा करेगी। इससे करीब 75 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और संस्थाओं को फायदा मिलेगा, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें हैं। सरकार के इस ऐलान का फायदा सिर्फ उन्हीं कंपनियों को मिलेगा जिनके पास 100 से कम कर्मचारी हैं और 90% कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपए से कम है। 1,70,000 करोड़ के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में एक सुविधा दी गई थी कि ईपीएफ प्रोविडेंट फंड जो है वो 12% जो कर्मचारी उसका भी और जो नौकरी देने वाला उसका भी 12% भारत सरकार देगी। और ये पहले 3 महीनों के लिए हमने किया था, जिसकी भुगतान कर भी दिया गया पहले 2 महीनों के लिए, और इसको अगले 3 महीने और बढ़ा दिया जाएगा। इसका प्रावधान भी जून, जुलाई और अगस्त के लिए कर दिया गया है। 3,67,000 ऐसी संस्थाओं के 72,22,000 ऐसे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, जब कर्मचारी का 12% हिस्सा भी और नियोक्ता जो नौकरी देने वाला है उसका 12% हिस्सा भी भारत सरकार देगी, और ये कुल मिलाकर 2500 करोड़ के लगभग। दरअसल मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति प्रदान करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और
आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के दौर में इकोनॉमी को सहारा देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के तगड़े बूस्टर डोज का ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस पैकेज से देश की इकोनॉमी को सहारा मिलेगा और दुनिया में भारत नेतृत्व करने की क्षमता हासिल कर सकेगा। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में एकाएक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जहां 30 अप्रैल तक देश में 35,000 लोग इसकी चपेट में थे, तो वहीं महज 13 दिनों में यह आंकड़ा बढ़कर 75,000 के पार पहुंच गया। यानी कि 13 दिनों में देश में मरीजों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। उधर देश में लगातार बढ़ते इस मामलों से स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता बढ़ चुकी है। यह रिपोर्ट देखिए। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया में करीब 44 लाख लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, जबकि 3 लाख के करीब लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं भारत में भी ये वायरस लगातार खतरनाक होता जा रहा है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या अब बढ़कर 75,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है, जबकि 2500 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत भरी खबर है कि इलाज के बाद ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है। देश में बुधवार शाम तक इलाज के बाद 25,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 47,000 से ज्यादा लोग अभी भी अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। वहीं अगर राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। वहां बुधवार शाम तक 24,427 लोग इसकी चपेट में आ चुके थे, जबकि 921 लोग अपनी जान को गंवा चुके हैं। इसी तरह से गुजरात में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गुजरात में बुधवार रात 8 बजे तक 8,904 लोग इसकी चपेट में आ चुके थे, जबकि 537 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उधर तमिलनाडु में भी एकाएक मामले बढ़ने से हालात खराब हो गए। तमिलनाडु में अब तक 8,718 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, जबकि 61 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो यहां कोरोना मरीजों की संख्या 8,000 तक पहुंच गई, जबकि मृतकों की संख्या 100 के आंकड़े को पार कर चुकी है। शाम 8 बजे तक यहां 106 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि 359 नए मामले सामने आए। इसके अलावा 24 घंटे में 346 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। तो वहीं इसके अलावा अगर बात की जाए देश के अन्य राज्यों की, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 2000 से ज्यादा लोग वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जबकि पंजाब और तेलंगाना में 1000 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। पंजाब में कुल 1914 लोगों में वायरस की पुष्टि हुई है। फिलहाल देश में बढ़ते मामलों से जहां स्वास्थ्य विभाग चिंता में है, तो वहीं लगातार रिकवरी रेट बढ़ने से
देश को थोड़ी राहत भी मिली है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANP न्यूज। वहीं अमेरिका की जांच एजेंसी CIA ने एक बड़ा दावा किया है जिसमें चीन पर WHO पर दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। दरअसल एक रिपोर्ट में CIA के हवाले से कहा गया कि चीन ने कोरोना की जानकारी छुपाने के लिए WHO पर दबाव बनाया था। हालांकि दूसरी तरफ WHO इन आरोपों का खंडन कर रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। चीन से फैले कोरोना वायरस को लेकर जहां एक तरफ कई देश चीन पर हमलावर हैं, तो वहीं एक रिपोर्ट में अमेरिका के सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA के हवाले से दावा किया गया कि चीन ने कोरोना वायरस को लेकर वैश्विक चेतावनी जारी करने से रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO को धमकी दी थी। इसके पहले जर्मनी के फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस को BND के हवाले से ऐसी रिपोर्ट मिली थी। इसके अलावा newsweek.com की रिपोर्ट में दावा किया गया कि CIA समझती है कि चीन ने WHO पर दबाव बनाया ताकि कोरोना पर दुनिया को अलर्ट करने में देरी हो सके। कथित तौर से चीन ने कोरोना के शुरुआती दिनों में WHO से कहा था कि अगर उसने वैश्विक चेतावनी जारी की तो वे विश्व स्वास्थ्य संगठन को कोरोना पर जांच में सहयोग करना बंद कर देगा। वहीं इस रिपोर्ट में बताया गया कि जनवरी के शुरुआती दिनों में चीन ने WHO को यह धमकी दी थी। ये भी आरोप है कि चीन इस दौरान अमेरिका सहित अन्य देशों में निर्मित PPE किट समेत अन्य मेडिकल इक्विपमेंट जमा करने में जुटा हुआ था। ये दावा CIA के डॉक्यूमेंट UN चाइना WHO माइंडफुल बट नॉट बिहोल्डन टू चाइना के आधार पर किया गया। दूसरी तरफ अमेरिकी इंटेलिजेंस के 2 अधिकारियों ने न्यूज वीक के कंटेंट की पुष्टि की है। वहीं इसके पहले जर्मनी के न्यूज मैगजीन डेर स्पीगेल ने देश की फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस से मिली जानकारी के आधार पर यह दावा किया था कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने व्यक्तिगत तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहैनम को कहा था कि वे कोरोना वायरस को लेकर वैश्विक चेतावनी जारी करने में देरी करें। हालांकि WHO ने इस रिपोर्ट को झूठा बताया। दरअसल डेल स्पीगेल ने BND के हवाले से कहा था कि 21 जनवरी को चीन के नेता शी जिनपिंग ने WHO प्रमुख टेड्रोस एडहैनम से कहा कि वे इंसान से इंसान में संक्रमण फैलने की जानकारी रोक कर रखें और महामारी की चेतावनी जारी करने में देरी करें। हालांकि WHO ने यह दावा किया कि टेड्रोस और जिनपिंग के बीच कभी फोन पर बात नहीं हुई। न्यूज वीक के मुताबिक WHO ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि WHO सदस्य देशों के साथ की गई खास चर्चा पर प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन संस्था ने लोगों की जिंदगी बचाने पर हमेशा ध्यान केंद्रित रखा। गौरतलब है कि अमेरिका देश में फैले कोरोना वायरस को लेकर चीन को जिम्मेदार ठहराता रहा है। अमेरिका के मुताबिक कोविड-19 का निर्माण वुहान के लैब से हुआ और इसे लेकर चीन पूरी दुनिया से झूठ बोल रहा है। अमेरिका ने इस मामले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच की बात कही और दावा किया कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि ये वायरस चीन की लैब से निकला है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANP न्यूज।
उधर पूरे देश में फैले कोरोना वायरस को लेकर जमातियों को लगातार शक की नजर से देखा जा रहा है, तो वहीं अब मरकज मामले में दिल्ली पुलिस ने 700 विदेशी जमातियों के डॉक्यूमेंट सीज कर दिए हैं। ये सभी जमाती निजामुद्दीन स्थित मरकज में आए थे। ये रिपोर्ट देखिए। तबलीगी जमात के मरकज मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने 700 विदेशी जमातियों के डॉक्यूमेंट्स को सीज कर दिया। ये सभी जमाती निजामुद्दीन स्थित मरकज में आए थे। सभी के पासपोर्ट समेत दस्तावेज क्राइम ब्रांच ने सीज कर दिए ताकि ये देश छोड़कर भाग न सके। इन सभी विदेशी जमातियों से मरकज और मौलाना साद को लेकर पूछताछ भी होगी। इससे पहले कई विदेशियों पर वीजा नियमों का उल्लंघन करने का आरोप में केस दर्ज किया गया था, लेकिन अब इन लोगों का पासपोर्ट सीज कर दिया गया, जिससे ये लोग बिना बताए देश से ना भाग सके। दरअसल देश और दिल्ली में कोरोना संकट तब बढ़ा जब मरकज में 2000 से ज्यादा जमातियों की भीड़ जुटी। बिना बताए, बिना किसी कानूनी परमिशन के बड़ी संख्या में विदेशी जमाती यहां पर पहुंचे थे और जब मरकज में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई तब ये जमाती पूरे देश में फैल चुके थे और देश में एकाएक कोरोना ब्लास्ट हुआ। दूसरी तरफ मामला बढ़ने के बाद मरकज का मुखिया मौलाना साद अंडरग्राउंड हो गया और पुलिस से छिपकर लगातार अपना ठिकाना बदल रहा है। गौरतलब है कि मरकज में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ईरान, चीन और बांग्लादेश समेत कई देशों से जमाती पहुंचे थे। मरकज में शामिल होने के बाद ये लोग देश के अलग अलग हिस्सों में चले गए, लेकिन मरकज का कोरोना कनेक्शन सामने आने के बाद कई जमातियों को क्वारंटाइन कर दिया गया। लेकिन कई जमाती पुलिस से बचते हुए विभिन्न स्थानों पर छिपे हुए हैं और वो अपनी पहचान छिपा रहे हैं। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। क्या बोलती दुनिया में खबरें अभी और भी है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। की जो स्थिति है ये पिछले महीने के अंत तक यानी अप्रैल अंत तक काफ़ी ठीक थी, 30 अप्रैल तक, लेकिन पहला सप्ताह मई का ये हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं गया। बहुत बड़ी संख्या में एकदम दिल्ली के साथ लगते 4 जिलों में सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद, इनकी संख्या एकदम बढ़ गई। जहां हम रिकवरी रेट में केरल के बाद दूसरे स्थान पर थे, एकदम बहुत नीचे हमारा रिकवरी रेट हो गया, क्योंकि इधर संख्या बढ़ गई। रिकवरी कम हो रही थी, संख्या काफ़ी बढ़ रही थी। लेकिन पिछले 3 दिनों से उस गति से तो नहीं, फिर भी कल हमारे 50 केस एकदम बढ़ गए, जो थोड़ा चिंताजनक थे। कल तक की जो हमारी संख्या है 780 लोग कुल डिटेक्ट हुए, जिसमें 14 इटालियन लोग भी थे और उसके अंदर से 382 ये डिस्चार्ज हो गए हैं। 427 कल सायंकाल तक ये आंकड़ा के हमारे जो पॉजिटिव केस अंडर ट्रीटमेंट ये चल रहे हैं। 11 लोगों की मृत्यु हुई, तो ये हमारा मोटा आंकड़ा है। देखा जाए तो अभी भी आसपास के जो प्रांत हैं, चाहे दिल्ली है, राजस्थान है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, इन सब प्रांतों से तो अभी भी हम एक ठीक स्थिति में हैं। लेकिन और स्थिति अच्छी रहे, इसके लिए बराबर हमारे प्रयत्न चल रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए बहुत से जो प्रावधान किए वो सब अपने को मालूम है, आज उसके दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आज तो अब ये जो लॉकडाउन 3 खत्म होगा
और लॉकडाउन 4 की जैसी संभावना है, उस संभावना को देखते हुए कुछ ढिलाई, कुछ कंसेशंस ये दे करके और गतिविधियां शुरू करने की बात है। 15 तारीख तक सब प्रांतों को, सब मुख्यमंत्रियों को ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो अपनी अपनी रिपोर्ट बना करके भेजें, ताकि 16 और 17 में कुछ निर्णय लेकर के 18 तारीख से किस प्रकार की स्थिति रहेगी वो सब जानकारी हमको मिलेंगी। केंद्र के निर्देश मिलते हैं एमएचए के, उन निर्देशों के हिसाब से हमको अपने प्रदेश में और थोड़ा अदल बदल करना हो तो करके उसको हम फाइनल लागू करते हैं। इस समय सामान्य परिस्थितियां बन रही हैं, उद्योग में एक गतिविधि बढ़ी है और हमारे उद्योग प्राय जितने भी कर्मचारी, जितने उन्होंने पास लेने थे, जितने वर्कर्स थे, वो सब हमने 3-4 क्षेत्रों को जो कंटेनमेंट एरिया है उसको छोड़ करके बाकी सब क्षेत्रों के अंदर हमने परमिशन दी है। चाहे वो उद्योग में लगे हुए, चाहे हमारी जो संस्थाएं हैं या बाजार हैं, जिन लोगों ने परमिशन ली है हमसे, 25 लाख लोगों को परमिशन दी जा चुकी है पास लेकर के अपने काम को चालू करें। इसलिए सामान्य गतिविधियां चालू हुई हैं और इसमें जो एक बड़ा विषय कोरोना का इलाज, लोगों का हेल्थ डिपार्टमेंट, ये तो सब है ही है, लेकिन उसके साथ जो बड़ा कठिनाई का विषय था कि लेबर ने प्लान करना शुरू किया और उस प्लान करने वालों की व्यवस्था करना, ये भी हमारे लिए ज़रूरी था। हमने अभी तक 19 ट्रेन और लगभग 2000 बसें, इसमें लगभग 1 लाख लोगों को, 19 नहीं 28 ट्रेन चली गई हैं अभी तक, तो 28 ट्रेन और 2000 बसें, ये लगभग 1 लाख से ऊपर लोग ये भेजे जा चुके हैं। ब्रेक के बाद क्या बोलती दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले 50 दिनों से मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। कभी मजदूर राष्ट्रीय राजमार्ग से पलायन करते दिखाई देते हैं तो कभी पटरियों के सहारे, कभी खेतों से तो कभी जंगलों से। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई वो सरकार की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा सकती है। एक रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन 3 में भी मजदूरों का अपने गृह क्षेत्र लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। रोजाना बड़ी संख्या में मजदूर सड़क मार्ग, रेल मार्ग और खेतों से होकर अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई है जहां मजदूर अपने गृह राज्य जाने के लिए नदियों का सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला करनाल के घरोंडा से सामने आया है, जहां सुबह सुबह साइकिलों पर सवार होकर दर्जनों मजदूर लालूपुरा गांव में यमुना नदी के किनारे पहुंचे और टायर के ट्यूब को कश्ती बनाकर यमुना पार करने की कोशिश करते दिखाई दिए। दरअसल यमुना के दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का क्षेत्र शुरू होता है और सड़क मार्गों पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात होने की वजह से ये लोग बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते ये मजदूर अब अपनी जान जोखिम में डालकर यमुना नदी पार करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ट्यूब के माध्यम से नदी पार करना इन मजदूरों के लिए जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि पानी के बहाव में ट्यूब कभी भी पलट सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं इसे लेकर जब हमने मजदूरों से बात की तो उन्होंने बताया कि राशन और पैसे खत्म होने की वजह से उनके पास अपने घर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था, जिसके कारण हमने साइकिलों से ही अपने घर जाने का फैसला लिया। हम लोग 200 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं, लेकिन हरियाणा यूपी बॉर्डर पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है और वो हमें बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दे रही हैं, जिसकी वजह से हमने यमुना का रास्ता चुना है। तो यहाँ साइकिल पे यहाँ तक आए हैं। जी सर। कहाँ तक जाना है? बिहार जाएंगे जी। कितने किलोमीटर है अभी यहाँ से? यहाँ से 1400 किलोमीटर है। 1400 किलोमीटर। लगता नहीं है कि कुछ अजीब सी बात है कि 1400 किलोमीटर आप साइकिल पे जाओगे? कितने दिन लगेंगे आपको? सर 10 दिन लग जाएंगे, क्या करेंगे।
10 दिन लग जाएंगे। जी सर। तो इसलिए इतना बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा? फैसला सर वहाँ पे काम कुछ है ही नहीं सर, क्या करें, खाने पीने की भी कुछ नहीं मिलता सर। अगर कभी काल खिचड़ मिल भी जाता है हाँ। तो भी पुलिस वाले डंडे मार के लाइन लगाते हैं, पहले मारते हैं फिर खाना देते हैं। ठीक है। तो परिवार में कौन कौन है पीछे? परिवार में सारे हैं। तो वहाँ रहेगी व्यवस्था? आज रहने की है, अपना घर में रहेंगे, जो होगा वही कमाएंगे, क्या करेंगे। तो बहुत ही पड़े। तो यहाँ क्या काम करते थे? लेबर का। तो अब नहीं मिल रहा बिल्कुल? नहीं मिल रहा। कितना दिन हुआ? 2 महीने हुए। तो जैसे सरकार कह रही है काम खुल रहे हैं, फैक्ट्रियां खुल रही हैं, कहाँ नहीं खुलेगा कि नहीं खुलेगा, कोई चांस ही उसका नहीं दे रहा। कोई चांस नहीं है? कोई चांस नहीं दे रहा। तो यहाँ कोई व्यवस्था करी है सरकार ने, कुछ खाने पीने रहने की कुछ? कोई व्यवस्था नहीं किया। कोई व्यवस्था नहीं। तो अभी कितना किलोमीटर जाएंगे? 14 किलोमीटर। वहीं इसके साथ ही बिहार के एक मजदूर ने बताया कि वो चंडीगढ़ में रह रहा था और उसके पास पैसे खत्म हो चुके थे। ऊपर से कमरे का किराया और बिजली का बिल भी बढ़ता जा रहा था, इसीलिए हमने वहां से निकलने का फैसला लिया। अभी हमें 1500 किलोमीटर की दूरी और तय करनी है। हम आए हैं जी चंडीगढ़ से। जी। कहाँ जाएंगे? जाएंगे बिहार जी। तो क्या दिक्कतें हुई हैं यहाँ चंडीगढ़ में? दिक्कतें सर, खाने पीने के लिए कुछ है नहीं, भूखे कितना रहेंगे। रूम मालिक को कहते हैं कि किराया दो, बिजली बिल भरो, खाने पीने का नहीं रहा। हम सब जो 1500 था लेके हम निकल गए, खाते पीते वो भी पैसे खत्म हो गए। तो यहाँ तक आने के लिए कोई साधन वगैरह कुछ? साधन अपना साइकिल से आए हैं सर। साइकिल से आए हैं? हाँ जी। तो अभी कितने किलोमीटर आगे जाना है? अभी तो बहुत है सर, अभी तो मेरे को 1500 किलोमीटर जाना है। उसने हम लोगों के लिए कुछ नहीं सोचा। अरे हमारे बिहार के सरकार नीतीश कुमार हम लोग से ज्यादा मजबूर थोड़े हो सकते हैं जो हम अपनी जान को लेके चल दिए। वो तो खुद वहाँ पे बैठा एसी में हवा खा रहा है, हम लोग धूप पानी कीचड़ में चल रहे हैं, उनको कोई परवाह ही नहीं है। अब की बार नीतीश कुमार को हम लोग बता देना चाहते हैं कि उनको सत्ते से उखाड़ कर फेंक देंगे और वहाँ पे एक नया नेता को हम वहाँ पे बैठाएंगे। तेजस्वी कुमार जो आज आमरानंद सर पर बैठे हुए हैं, हम उनको नया नेता के रूप में देखना चाहते हैं और उनको ही गद्दी पे बैठाएंगे। ये मत समझिए कि मैं कास्ट का जादव हूँ तो उनका समर्थन करता हूँ। मैं कास्ट का जादव नहीं, छोटे जात का हूँ, इसीलिए मैं उनका समर्थन करता हूँ। आज नीतीश कुमार को हम लोगों ने इसलिए नहीं उस पद पर बैठाया था कि हम लोग को आज ये दिन देखना पड़े। उन्होंने 15 साल शासन किया, बिहार को तहस नहस करके रख दिया। गौरतलब है कि देश में लॉकडाउन की वजह से लाखों मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं और कई दिनों तक यातायात का साधन नहीं मिलने से अब ये लोग पैदल और साइकिलों से अपने घर की तरफ निकल पड़े हैं। लेकिन राज्य सरकारें कोरोना के डर से इन मजदूरों को राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दे रही है, जिसकी वजह से अब ये लोग खेतों से और नदियों को रास्ता बना रहे हैं। करनाल से अमित भटनागर की रिपोर्ट, ANB न्यूज। और इसी के साथ ही क्या बोलती दुनिया में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज।